गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर 1 सिविक्स। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रूल ऑफ लॉ। Here we discuss about the rule of law. The farmers of the Constitution of India had visualized that the rule of law must always prevail in order to help India occupy a credible position as a democratic country. भारत के संविधान को बनाने वाले जो संविधान के फ्रेमर्स थे, जिन लोगों ने संविधान को बनाया, उन्होंने ये विजुलाइज किया था कि रूल ऑफ लॉ मस्ट ऑलवेज प्रिवेल, कि संविधान यानी कि रूल ऑफ लॉ, अगर हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में सोचते हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री का तसव्वुर करते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी काम हो देश में वो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कि अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री का तसव्वुर रखते हैं तो ज़रूरी है कि जो कंट्री है, जो देश है, वो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग काम करे। रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग अगर देश काम करेगा तभी हम वहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, या डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल्स हैं उनको कंट्री में इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और कह सकते हैं कि जो कंट्री है हमारी वो डेमोक्रेटिक वे में काम कर रही है। इन इट्स मोस्ट बेसिक फॉर्म इट मीन्स दैट नो वन इज़ अबव द लॉ। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, कोई भी कानून से बड़ा नहीं है, यानी कि हर एक को कानून के दायरे में रहकर काम करना है, और अगर कोई उस दायरे को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो वो पनिशेबल होगा, उसको पनिशमेंट दी जाएगी। यानी कि सबको काम करना होगा, सबको रहना होगा, बट कानून के दायरे में रहकर तभी हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री का तसव्वुर कर सकते हैं। रूल ऑफ लॉ डिमांड दैट द पीपल ऑक्युपाइंग पोजीशन इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट एंड होल्डिंग पावर शुड बी गाइडेड बाय लॉ एंड नॉट टू बी अलाउड टू एक्ट। रूल ऑफ लॉ की क्या डिमांड है कि जो लोग हैं उनको जो पोजीशन है मिली हुई डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, स्टेट के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, स्टेट के डिफरेंट ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? स्टेट के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट जो भी वर्किंग बॉडीज़ हैं, एंड द होल्डिंग पावर शुड बी गाइडेड बाय लॉ, यानी कि स्टेट के ऑर्गन्स, गवर्नमेंट के जो भी ऑर्गन्स हैं, जो भी होल्डिंग पावर्स हैं, वो सब काम करेंगी अकॉर्डिंग टू द लॉ। और अगर हम ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट की बात करते हैं तो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आ जाते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अगर हम लेवल्स की बात करते हैं तो उसमें गवर्नमेंट आ जाते हैं सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड द विलेज लेवल। यानी कि गवर्नमेंट की जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जो भी लोग हैं, जो भी ऑर्गन्स हैं, वो सब काम करेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ। शुड बी गाइडेड बाय द लॉ एंड नॉट टू बी अलाउड टू एक्ट इन आर्बिट्रेटरी और अनलॉफुल मैनर, यानी कि सबको कानून के दायरे में रहकर काम करना है, कोई भी अनलॉफुल तरीके से काम नहीं करेगा। द सिटीजन शुड be protected by law and enjoy equal rights as well as discharge equal responsibilities। और जो भी नागरिक होंगे उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी कानून की है। उनको जो अधिकार या राइट्स जो उनको हासिल हैं संविधान की तरफ से, वो अपने राइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन वो कभी भी अपने अधिकारों का मिसयूज़ नहीं करेंगे, अपने अधिकारों का इस तरह से यूज़ नहीं करेंगे जिससे सोसाइटी में किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंस हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो। एज वेल एज डिस्चार्ज इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। इसके साथ साथ अगर हमें हमारे संविधान ने कुछ अधिकार दिए हैं तो कुछ हमारे ऊपर जिम्मेदारियां, पाबंदियां, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हमारी बनती हैं। दिस मेजर वाज अडॉप्टेड टू गार्ड अगेंस्ट द अब्यूज ऑफ पावर एंड evolved अ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ पावर रिलेशनशिप। ये जो मेज़र है ये हमें एक तरह से गार्ड करता है, हमारी हिफाजत करता है, किसके अगेंस्ट में? एब्यूज़ ऑफ पावर, यानी कि कोई भी अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं करेगा। एनवेलप अ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ पावर रिलेशनशिप। और इसमें क्या चीज़ शामिल है? इसमें डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर यानी कि
जो भी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, जो भी डेमोक्रेटिक मेजर्स हैं, वो हमें यहाँ पर श्योरिटी इस बात की मिलती है कि हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और डेमोक्रेटिक मेजर्स को फॉलो किया जा रहा है। अगर हमें प्रोटेक्ट किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसकी हिफाजत की जा रही है। Legitimacy of law. The Constitution provides the authority to institution to implement the law. कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये अथॉरिटी प्रोवाइड की है कि जो भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस है उनका काम है लॉज को इम्प्लीमेंट करना। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया था कि ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, देयर आर 3 डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। तो गवर्नमेंट जो भी लॉज हैं, लॉ मेकिंग बॉडी है लेजिस्लेचर, यानी कि ऑल लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर आर इम्प्लीमेंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। तो लॉज को इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है? जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, दैट इज़ द एग्जीक्यूटिव। इन इफेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन legitimizes a law. One of the aim of the Indian Constitution is to bring about social equality. तो भारत के संविधान का क्या मकसद है, यानी कि संविधान को क्यों बनाया गया, संविधान किस पर्पस से संविधान को बनाया गया? संविधान को बनाने का जो बेसिक पर्पस था वो ये था कि सोसाइटी में सोशल इक्वलिटी, यानी कि सोसाइटी में, एक सोसाइटी में रहने वाले हर व्यक्ति को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। दिस वाज एक्सप्रेस्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच एबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी एंड मेड इट अ पनिशेबल ऑफेंस बाय लॉ। इस बात को, यानी कि भारत जब आज़ाद हो गया तो जो हमारे संविधान का आर्टिकल 17 है वो ये बताता है, वो ये कहता है कि जो अनटचेबिलिटी है, यानी कि छुआछूत, वो क्या है, वो एबॉलिश, उसको ख़त्म करना है। अगर हम सोसाइटी में किसी भी तरह की सोशल इक्वलिटी चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में सामाजिक बराबरी हो, तो ज़रूरी है कि हम अनटचेबिलिटी जैसी बुराई को, इस क्राइम को सोसाइटी से ख़त्म करें। और अगर कोई ये एक्ट कहता है कि अनटचेबिलिटी सोसाइटी में, यानी कि आर्टिकल 17 एबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई अनटचेबिलिटी जैसा बिहेवियर शो करता है तो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज़ पनिशेबल ऑफेंस बाय द लॉ। ये क्या होगा? ये उसके लिए गैर कानूनी होगा और उसको इसके लिए पनिशमेंट दी जाएगी। Exercising its authority, the Parliament enacted the Untouchability Offence Act in 1955 under this Act। और गवर्नमेंट ने 1955 में एक अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट पास कर दिया। और इस एक्ट के मुताबिक ये है कि कोई भी किसी के साथ अनटचेबल जैसा बिहेव नहीं कर सकता। अगर कोई करता है तो वो उसके लिए सज़ा का हकदार होगा। सर्टेन एक्ट वर डिक्लेयर एज ऑफेंस व्हेन डन ऑन ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि किसी के साथ किसी भी तरह की अनटचेबिलिटी शो की जाती है तो वो क्या होगा? ये गैर कानूनी एक्ट है जिसके लिए उसको सज़ा दी जाएगी। Punishment for such offences like denial of admission to any person to public institution like places of worship, schools and hospitals, subjecting any person to disability with regard to access to any shop, hotel or with regard to use of sources of water, road, etc. were formulated. Punishment for, अगर किसी को स्कूल में अनटचेबिलिटी की बेस पर किसी लोअर कास्ट या शेड्यूल कास्ट को स्कूल में या दलित वगैरह को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता है, या उन्हें जो हमारी इबादत की जगहें हैं जैसे कि मंदिर मस्जिद हैं वहाँ पर उन्हें एंट्री नहीं मिलती है, हॉस्पिटल में, स्कूल में एंट्री मिलती है, हॉस्पिटल वाले उनकी कास्ट की वजह से, उनके दलित या शेड्यूल कास्ट होने की वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करते। तो इस तरह के जो एक्ट हैं वो सब गैर कानूनी हैं। वो सारे ये सारे एक्ट वो हैं जिसके लिए उनको पनिशमेंट दी जाएगी, क्योंकि अनटचेबिलिटी एक्ट यही कहता है कि हमें अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करना है, ख़त्म करना है। और अगर कोई इसको फिर भी फॉलो करता है, कोई अनटचेबिलिटी जैसा बिहेवियर शो करता है तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। इसके अलावा अगर कोई इंसान अपनी कोई होटल शॉप खोलना चाहता है तो उसको गवर्नमेंट ने आज़ादी दी है कि वह अपनी मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी के प्रोफेशन को चूज़ कर सकता है। यूज़ ऑफ सोर्सेज ऑफ वाटर है, पब्लिक प्लेसेस हैं, रोड्स हैं, उन सब का यूज़ सब कर सकते हैं। यानी कि ये किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं है कि भाई वाटर का यूज़ कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी है वो करेगी, या रोड पर जो दलित हैं या ST SCs हैं वो नहीं मूव कर, ऐसा कुछ नहीं है।
क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी रोड्स हैं, सोर्सेज ऑफ वाटर हैं, वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं है, बल्कि उसका यूज़ सब लोग कर सकते हैं। क्योंकि जब अगर हम समाज में सोशल इक्वलिटी की बात करते हैं तो ज़रूरी है कि हम अनटचेबिलिटी जैसी बुराई को समाज से, मतलब समाज से निकाल कर फेंक दें, उसको जड़ उखाड़ कर फेंक देनी चाहिए। तब हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में आज हम सोशल इक्वलिटी को इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो गए हैं। एंड अमेंडमेंट टू द एक्ट इन 1976, 1976 में इस जो एक्ट बना था, ये अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट, उसमें एक अमेंडमेंट किया गया और ये अमेंडमेंट किया गया, उसमें ये डिक्लेयर किया गया कि अगर कोई अनटचेबिलिटी जैसा प्रैक्टिस को फॉलो करता है तो ये पनिशेबल तो है कानून के ज़रिए, साथ में उस इंसान को 1 या 2 साल की सज़ा भी दी जाएगी। यानी कि अगर कोई किसी के साथ अनटचेबल वाला बिहेव करता है या अनटचेबिलिटी जैसी बुराई को फॉलो करता है तो वो सज़ा का हकदार है। यह अमेंडमेंट किया गया 1976 में इस एक्ट में, और सज़ा 1 या 2 साल की, यानी कि 1-2 साल तक के लिए उसे जेल में रहना पड़ेगा। और ये एक बहुत बड़ा कदम था जिसने इस एक्ट में एक अहम रोल प्ले किया, और लोग सज़ा के डर से फिर लोगों ने ये जो अनटचेबिलिटी जैसी बुराई हमारे समाज में मौजूद थी उसका ख़ात्मा हमें होता हुआ नज़र आने लगा। लेकिन आज भी कभी कभी ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है और बहुत अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि आज भी कभी कभी हमें सोसाइटी में कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जो हमारे समाज के लिए बहुत हानिकारक हैं, बहुत नुकसानदेह हैं, जिससे सोसाइटी का बहुत नुकसान होता है। और मैं यही कहूँगी कि हमारे समाज में, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ों से दूर रहें। और हमारे समाज में सोशल जस्टिस होना चाहिए, सोशल इक्वलिटी होनी चाहिए, हमारे समाज में सोशल इक्वलिटी के लिए जगह होनी चाहिए, ना कि अनटचेबिलिटी के लिए। अनटचेबिलिटी हमारे समाज में बिल्कुल उसकी जड़ ख़त्म हो जानी चाहिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान जब बनाया गया, क्यों बनाया गया, क्या रीज़न थे, ये टॉपिक हम हमारा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसे आप पढ़ लीजिएगा। ओके बेटा, टॉपिक पढ़ कर आएंगे आप। ओके, थैंक यू वेरी मच।